तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि रशिया ने अपना पहला परमाणु संचालित आइस ब्रेकर लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा सिबिर। तो अभी रशिया ने अपना पहला परमाणु संचालित आइस ब्रेकर को लॉन्च किया जिसे सिबिर नाम दिया गया। और ये आइस ब्रेकर आर्कटिक के माध्यम से साल भर शिपिंग के लिए समुद्री मार्ग को खुला रखने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और ये आर्कटिक क्षेत्र में भारत की व्यापक उपस्थिति को सक्षम करेगा। रशिया की कैपिटल होती है मॉस्को, करेंसी होती है रूबल और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। अभी रशिया ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का भी सफल परीक्षण किया था। और डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 को किसने जीत लिया? अभी रशिया ने जीत लिया क्रोएशिया को हरा के। भारत और रशिया के बीच में एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है इंदिरा। और भारतीय नौसेना ने स्टील्थ फ्रिगेट तुशील को रशिया में लॉन्च किया था। और अभी रशिया ने पहला आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट जिसका नाम है आर्कटिक एम उसको भी लॉन्च किया था। और रशिया के स्पेस स्टेशन जिसका नाम है रोसकॉस्मोस, उसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नाम से अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला को लॉन्च किया। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश में शुरू हुई? तो आंसर होगा चाइना में। तो अभी चाइना के शंघाई में 2 नई चालक रहित मेट्रो लाइनें खोली गई है और अब इन 2 लाइनों के साथ शहर के मेट्रो नेटवर्क की टोटल लंबाई हो गई है 831 किलोमीटर, जो दुनिया की सबसे लंबी है। अच्छा, वर्तमान में शंघाई में पूरी तरह से स्वचालित मेट्रो लाइनों की कुल संख्या हो गई है टोटल 5, जिसकी लंबाई है 167 किलोमीटर, जो कि इसे दुनिया में पहला बनाता है। तो शंघाई के बाद बीजिंग और नई दिल्ली सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाले शहरों की सूची में दूसरे और तीसरे स्थान पर है। वहीं अगर भारत में बात करोगे तो दिल्ली के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क कौन सा बना था? हैदराबाद मेट्रो रेल नेटवर्क, जो 69.2 किलोमीटर दूरी तय करती है। अच्छा बताओ, हमने बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार, उसका एक्सपांड करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से कितने का लोन लिया? $500 मिलियन का। और पूछा जाए कि पेटीएम पेमेंट बैंक ने कहां पर पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की? तो आंसर होगा कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पे। अच्छा, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कौन सी है? दिल्ली मेट्रो है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ये कौन सी है? कोलकाता मेट्रो, हुगली नदी के नीचे चल रही है। और पूछेगी कौन सी मेट्रो रेलवे जोन में शामिल है? तो आंसर होगा कोलकाता मेट्रो। वैसे टोटल आपके रेलवे जोन 18 है। 18वां बना था साउथ कोस्ट रेलवे जोन और जो 17वां रेलवे जोन है वो यही है, कोलकाता मेट्रो रेलवे। और अभी आपने पढ़ ही लिया, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बन गए? विनय कुमार त्रिपाठी। बाकी चाइना की बात है तो चाइना की कैपिटल होती है बीजिंग। बीजिंग में अभी 2022 में विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं, जिसके शुभंकर बिन ड्वेन ड्वेन और शुएन रॉन रॉन है। और बीजिंग में आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी मिलेगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का भी मिलेगा। रेनमिनबी यहाँ की करेंसी है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। तो इतना आप यहां से याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में कौन सा हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? तो आंसर होगा केरल हाईकोर्ट। तो केरल हाईकोर्ट देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है जहां पे पेपर का उपयोग नहीं होगा। मतलब यहां पे जो भी काम होंगे ना वो ऑनलाइन होंगे, डिजिटल वे में होंगे। और आपको याद होगा, हमने पढ़ा था विश्व की पहली पेपरलेस सरकार बन गई। कौन सी? दुबई सरकार। बताओ, ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? हिमाचल प्रदेश। अच्छा, केरल हाईकोर्ट से आपको याद होगा, चलो पहले मैं आप ही से पूछूंगा, तो आप बताओ हाईकोर्ट में भारत की पहली महिला जस्टिस कौन थी? तो आंसर होगा अन्ना चांडी, केरल हाईकोर्ट से थी ये। और आपसे पूछा जाए कि हाईकोर्ट में भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी? तो लीला सेठ थी, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से। और अगर सुप्रीम कोर्ट में बात करेंगे तो भारत की पहली महिला जस्टिस थी फातिमा बीवी। और वैसे अभी तक तो कोई महिला चीफ जस्टिस वहां पे नहीं है, लेकिन भविष्य में जरूर हो सकती है, 2027 में हो सकती है। कौन? बीवी नागरत्न। वैसे भारत में टोटल कितने हाईकोर्ट हैं? 25 हाईकोर्ट है, 25वां बना था अमरावती हाईकोर्ट। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। देखो, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है नासा का अंतरराष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम, इसको पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? तो आंसर होगा जाह्नवी डांगेती। तो नासा के इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई है जाह्नवी डांगेती। अच्छा, इस कार्यक्रम में होता क्या है? तो इसमें जो अंतरिक्ष यात्री हैं उन्हें एस्ट्रोनॉट संबंधित ट्रेनिंग दी जाती है और अभी इस ट्रेनिंग को पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई है जाह्नवी डांगेती। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं नासा की कार्यवाहक प्रमुख कौन रह चुकी है? तो आंसर होगा भव्या लाल।
बाकी रूपा गुरुनाथ, ये अभी तक तमिलनाडु क्रिकेट संघ के अध्यक्ष थी, लेकिन अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इनका नाम मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किसी भी राज्य के क्रिकेट संघ की पहली महिला अध्यक्ष थी, लेकिन अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। वायलेट बरुआ की बात करेंगे तो असम पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक इंस्पेक्टर जनरल बनी थी। और धृति बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक ये बनी थी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी थी, मार्था कूम बनी थी। असम की पहली महिला वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनी थी, अजंता नियोग बनी थी। और नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन का नाम बताइए, रेखा मेनन है। इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला प्रेसिडेंट का नाम बताइए, हर्षवंती बिष्ट है। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर का नाम वैशाली हिवासे है। और नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला डायरेक्टर जनरल का नाम पूनम गुप्ता है। और इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स की पहली महिला DIG कौन बनी थी, नुपुर कुलश्रेष्ठ बनी थी। तो ये नाम भी ध्यान होने चाहिए आपको। बढ़ते आगे, तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा राज्य देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो याद रखना, हिमाचल प्रदेश देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। और हिमाचल प्रदेश ऐसा कर पाया दो योजनाओं के कारण। एक तो है उज्ज्वला योजना। देखो, उज्ज्वला योजना अगर आपसे पूछा जाती प्रथम, ये शुरू हुई थी 1 मई 2016 को बलिया यूपी से। और उज्ज्वला योजना 2.0 आई थी, वो 10 अगस्त 2021 को शुरू हुई थी, महोबा यूपी से उसे लॉन्च किया गया था, याद रखना ये। तो एक तो हो गई उज्ज्वला योजना। एक हिमाचल प्रदेश की भी एक योजना है खुद की, गृहिणी सुविधा योजना, जिसे 2018 में शुरू किया गया था। उसका भी उद्देश्य क्या है, लकड़ी के स्थान पर LPG का उपयोग हो। देखो, LPG मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें क्या होती है, प्रोपेन होती है और ब्यूटेन होती है। और LPG जब गैस लीक होती है घर में, आपने देखा होगा रोटन एग की स्मेल आती है। वो स्मेल के लिए हम इसमें क्या डालते हैं, इथाइल मर्केप्टन। और एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बताओ, अभी नितिन गडकरी जी जो हमारे परिवहन व राजमार्ग मंत्री हैं, उन्होंने भारत का पहला प्राइवेट लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट का उद्घाटन कहां पे किया था, तो आंसर होगा नागपुर में। वैसे अगर हिमाचल प्रदेश की बात करोगे तो देखो, इसकी 2 कैपिटल आपको मिलेगी। इसकी समर कैपिटल तो शिमला है और इसकी विंटर कैपिटल है धर्मशाला। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अभी हिमाचल प्रदेश राज्य पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड मिला था और यह अवार्ड पाने वाली ये भारत की 8वीं राज्य पुलिस बनी थी। और 100% टीकाकरण यानी कि दोनों डोज देने वाला पहला जिला हिमाचल प्रदेश का किन्नौर है और पहला राज्य खुद हिमाचल प्रदेश है। और बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र कहां पे खुलेगा, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। और कुल्लू से याद आएगा, देश में पहली बार मोंक फ्रूट की खेती कहां पे शुरू हुई, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। और खेती से याद आएगा, भारत में पहली बार ही खेती की गई हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में। उसके अलावा दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन ये किया गया था हिमाचल प्रदेश के काजा में। और ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी आपका हिमाचल प्रदेश ही है। अभी विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 को किसने जीत लिया, हिमाचल प्रदेश ने जीत लिया तमिलनाडु को हरा के। लेकिन अगर पूछे ना आपसे कि विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 जो कि 2021 में स्टार्टिंग में हुई थी, उसको जीता था मुंबई ने यूपी को हरा करके। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए, हाल ही में टेस्ला के लिए काम करने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन थे? आंसर होगा अशोक एलुस्वामी। तो अभी टेस्ला के जो संस्थापक हैं और जो CEO है एलन मस्क, अभी उन्होंने बताया कि भारतीय मूल के अशोक एलुस्वामी उनकी इलेक्ट्रिक जो वाहन कंपनी है टेस्ला, उसकी ऑटो पायलट टीम के लिए काम पर रखने वाले पहले कर्मचारी थे। बाकी बलदेव प्रकाश जम्मू कश्मीर बैंक के MD CEO बने, मोहित जैन इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के प्रेसिडेंट बने और संजीव मेहता फिक्की के प्रेसिडेंट बने थे। अच्छा, एलन मस्क से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। अभी टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में किसे चुना था, एलन मस्क को। और बताओ, टेस्ला ने किस भारतीय शहर में भारतीय इकाई का रजिस्ट्रेशन करवाया था, बेंगलुरु में। वैसे इनके पास एक स्पेस कंपनी भी है जिसका नाम है SpaceX। बढ़ते आगे। तो फिर बताइए, हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने वाली पहली स्वदेशी टेस्ट किट को मंजूरी दी है। उस टेस्ट किट का नाम क्या है? आंसर होगा ओमिश्योर। तो अभी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए पहली स्वदेशी टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है।
और इस किट को किसने बनाया है? टाटा मेडिकल्स एंड डायग्नोस्टिक्स ने। और ये वेरिएंट का पता लगाने के लिए एस जीन टारगेट फेलियर रणनीति का उपयोग करता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट कौन सा है? B.1.1.529, जो कहां से आया है? साउथ अफ्रीका से। अच्छा, कोवैक्सीन किसने बनाई थी? भारत बायोटेक ने, हैदराबाद की कंपनी है। ये एक इनएक्टिव वैक्सीन है। कोविशील्ड किसने बनाई थी? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, पुणे की कंपनी है। स्पुतनिक वी रशिया ने बनाई थी। जाइकोव डी, जाइडस केडुला ने बनाया इसे। डीएनए आधारित पहली वैक्सीन है ये। फिर बताओ 100% टीकाकरण यानी कि दोनों डोज वाला पहला यूनियन टेरिटरी अभी कौन सा बना? अंडमान निकोबार। और पहला राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। पहला जिला बना हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला। पहला गांव बना था जम्मू कश्मीर का वेयान गांव। अच्छा, टीका उत्सव हम लोगों ने कब से कब तक मनाया था? 11 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक। 11 अप्रैल को जयंती होती है ज्योतिबा फुले जी की और 14 अप्रैल को BR अंबेडकर जी की जयंती होती है। चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हुआ जा रहा हूं, किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था BR अंबेडकर जी ने? बताइएगा, हम बढ़ते हैं आगे। तो बताइए, हाल ही में उड़ीसा का कौन सा जिला पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? तो आंसर होगा गंजम जिला। तो उड़ीसा का गंजम जिला जो है ये राज्य का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। और ये पॉसिबल हुआ है यहाँ पे चलाई गई एक इंपॉर्टेंट अभियान से जिसका नाम है निर्भया कड़ी अभियान। और इसमें क्या होता है, अगर 12 से 18 साल के अगर कोई बच्ची है वो स्कूल में पढ़ रही है और अगर वो 5 दिन तक स्कूल में एब्सेंट रहती है तो फिर उस स्कूल वालों को, प्रशासन को इसकी जानकारी देनी होगी तुरंत। और इसी पहल के चलते उड़ीसा का ये जो गंजम जिला है ये पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। अच्छा, उम्मीद करूंगा डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर भी देखते होंगे। तो कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, उनके उत्तर देते हुए चलना कमेंट बॉक्स में। 5-6 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। बताओ, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। और इसको कहां पे स्थापित किया गया? पाक की खाड़ी में। डुगोंग जिसको सी काऊ भी कहते हैं। और सार्वजनिक रूप से रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला पहला भारतीय शहर बना वाराणसी। बताओ, भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहां पे खुला है? तमिलनाडु में। और देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बनी है गुजरात केवड़िया। और देश का पहला ग्रेन ATM खुला है गुरुग्राम हरियाणा में। और भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां पे खुला? पटना बिहार में। जबकि भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कहां पे किया गया था? केरल के तिरुवनंतपुरम में। और भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहां पे खुला? उत्तराखंड में। अब एक प्रश्न आपके लिए जिसका उत्तर आप ही को देना है। हमारी जो महिला व बाल विकास मंत्री है ना स्मृति ईरानी, उनका भी पहला नॉवेल आया था, उसका नाम आपको बताना है। हम बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, अभी कर्नाटक राज्य का पहला LNG टर्मिनल ये कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा मंगलुरु में। LNG मतलब होता है लिक्विड नेचुरल गैस। तो आपको याद रखना है कर्नाटक का पहला LNG टर्मिनल है ये, जो कि मंगलुरु में स्थापित होगा। ये कर्नाटक का तो पहला है पर देश का छठा है। और आपसे पूछा जाए किस कंपनी की सहायता से इसे स्थापित किया जाएगा? तो सिंगापुर की कंपनी। और इस LNG टर्मिनल को स्थापित करने का उद्देश्य क्या है, क्यों किया जा रहा है? तो प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए इसे लिक्विड फॉर्म में लाना ही इसका उद्देश्य है। और गैस को लिक्विड फॉर्म में कैसे लाओगे? तो उसका टेम्परेचर कम करके और फिर उसका परिवहन किया जाएगा। अच्छा, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए भारत का पहला LNG टर्मिनल ये कहां पे स्थापित हुआ था? तो आंसर होगा नागपुर में। LPG यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अच्छा, चलिए बताइए, वर्ल्ड LPG एसोसिएशन का अध्यक्ष अभी किसे बनाया गया था? तो आंसर होगा श्रीकांत माधव वैद्य को। LPG में होती है ब्यूटेन और प्रोपेन, और इसमें जो स्मेल आती है किसके कारण आती है? इथाइल मरकैप्टन के कारण आती है। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो आपको बताना है, अभी हाल ही में लॉन्च किए गए भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है? तो आंसर होगा रुद्र। तो भारत का पहला स्वदेशी सर्वर आ गया है जिसका नाम रखा गया है रुद्र। इसे किसने बनाया? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री और CDEC ने। CDEC मतलब सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग, जिसका हेडक्वार्टर है पुणे में। तो पूछा जाए रुद्र क्या है, तो यह भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है, यह आपको याद रखना है। अच्छा, कुछ और नाम मैं आपको बताता हूं जो भी न्यूज में थे, जैसे कि इंद्रजाल नाम हो गया। पूछा जाए इंद्रजाल क्या है? स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। INS विक्रांत हमारा स्वदेशी विमान वाहक पोत है। INS ध्रुव भारत का पहला उपग्रह और मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है ये।
और प्रलय की बात करेंगे, अभी डीआरडीओ ने पहली बार इसका सफल परीक्षण किया था, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये। और सिबिर क्या है, SIBIR सिबिर, रशिया का पहला परमाणु संचालित आइस ब्रेकर है ये। तो ये भी ध्यान रखना आप पढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 को अभी किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा क्रिप्टो वायर ने। तो ग्लोबल क्रिप्टो सुपर एप्लीकेशन है क्रिप्टो वायर, और इसी ने भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स को लॉन्च किया है जिसका नाम है IC15। तो इस इंडेक्स में दुनिया के सबसे अधिक ट्रेड होने वाली 15 क्रिप्टो करेंसीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाएगा। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी मतलब एक तरह से डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी आप इसे बोल दीजिए, जिसे आप रियल में नहीं छू सकते हो, ये कंप्यूटर पे चलती है, ब्लॉकचेन सिस्टम पे आधारित है ये करेंसी। कुछ प्रश्न अगर मैं आपको रिलेट करके बताऊं तो पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि अभी किस देश ने बिटकॉइन जो है ये पहली डिजिटल करेंसी है, तो बताओ किस देश ने बिटकॉइन को लीगल करेंसी अभी घोषित किया? तो आंसर होगा अल सल्वाडोर ने। इस तरह से ये पहला देश बना बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित करने वाला। बिटकॉइन के जनक किसको माना जाता है? सातोशी नाकामोतो को। और इनसे भी एक प्रश्न बन जाएगा, अभी किस देश में बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो आंसर क्या होगा? हंगरी। अच्छा बताओ, अभी किस देश ने क्रिप्टो करेंसी कारोबार के लिए दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बिनासे को बैन कर दिया? तो आंसर होगा ब्रिटेन ने। वैसे अभी नाइजीरिया ने भी अपनी क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करने की घोषणा की थी और उसका नाम क्या रखा? ई नायरा। और एक रिपोर्ट आई थी उसमें बताया क्रिप्टो अपनाने के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा दूसरे स्थान पे, पहले पे वियतनाम है। तो ये आप ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में। हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है ना जितेंद्र सिंह, उन्होंने ही भारत के पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया। कहां पे? हैदराबाद में। तो यहां पे होगा क्या? तो जैसा कि म्यूजियम में होता है, यहाँ पे जो लोग हैं वो रॉक यानी कि चट्टानों के बारे में और ज्यादा जानकारी ले सकेंगे। यहाँ पे पृथ्वी के हजारों साल पुराने चट्टानों आपको देखने को मिलेगी। देखो, चट्टानों से मैं आपको बता दूं, चट्टानें आपको मुख्य रूप से 3 प्रकार की मिलेंगी। एक होती है आग्नेय, जिसके इंग्लिश में कहते हैं इग्नियस रॉक। एक होती है अवसादी चट्टानें यानी कि सेडिमेंट्री रॉक। और एक होती है कायांतरित चट्टानें यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक। देखो, जो आग्नेय यानी कि इग्नियस रॉक होती है, ये ज्वालामुखी का जो लावा होता है ना, जब वो ठंडा हो जाता है तो उससे बनती है वो चट्टानें, उन्हें कहा जाता है आग्नेय चट्टानें। उदाहरण इसका क्या हो गया? ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया। अवसादी चट्टानें यानी कि सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है? इनका निर्माण आग्नेय चट्टानों से ही होता है, इन्हें परतदार चट्टानें भी कहा जाता है। इनके उदाहरण दीजिए, बलुआ पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया, चूना पत्थर हो गया। और तीसरी मैंने आपको बताया कायांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक। तो टेम्परेचर, प्रेशर और केमिकल रिएक्शन के कारण जब आग्नेय और अवसादी चट्टानों का रूप बदल जाता है ना, जिसे ही रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहा जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। इसका उदाहरण दीजिए, तो आंसर होगा संगमरमर। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न का मेरे उत्तर देते जाइए, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हम बढ़ते आगे। अभी किस जिले में असम के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया? डिब्रूगढ़ में। तो हमारे शिपिंग मंत्री और आयुष मंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल। उन्होंने असम के डिब्रूगढ़ जिले के चबुआ में असम के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया और इसे श्री श्री अनिरुद्ध देव स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहा जाएगा। मतलब ये मोमोरिया सत्तरिया समुदाय के महान संत के नाम पर स्थापित किया जा रहा है। अच्छा, असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है और गवर्नर है जगदीश मुखी। बढ़ते आगे। फिर बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो आंसर होगा कोच्चि। एक्चुअली में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ये 23 इलेक्ट्रिक बोट बनाएगा और इन्हीं को कहा गया यहाँ पे वाटर मेट्रो, जल मेट्रो। तो कहाँ पे बनेगी याद रखना, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में। कितनी बनेगी? 23, जिनमें से पहली नाव को अभी जल में उतार दिया गया और उसका नाम रखा है मुजरिस। तो प्रश्न क्या है, फिर से पढ़ो, कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो आंसर क्या होगा? कोच्चि होगा। जो मतलब इलेक्ट्रिक बोट है ना, उन बोट को ही मेट्रो कहा गया है, जल मेट्रो कहा गया है। और इसमें कौन सा देश सहायता कर रहा है? तो आंसर होगा जर्मनी। और कोच्चि कहां पर है? केरल में है।
अच्छा मुझे बताओ, भारत के पहले डिजिटल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कहां पे किया गया? तिरुवनंतपुरम, केरल में। और भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहां पे खोला गया? ये भी केरल में। और बताओ, दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा कहां पे लगाया गया? असम में। और भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहां पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा केरल में ही। उसके अलावा कुछ और प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, बताओ भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तमिलनाडु। कहां पे स्थापित किया? पाक खाड़ी में। डुगोंग, इसको इंग्लिश में कहते हैं सी काउ। और रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला, सार्वजनिक रूप से रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना? वाराणसी। और भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहां पे खुला? तमिलनाडु में। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी आपने कहा केवड़िया, गुजरात है। देश का पहला ग्रेन एटीएम कहां पे खुला? गुरुग्राम, हरियाणा में। और भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां पे खुलेगा? पटना में। जबकि भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहां पे खुला? उत्तराखंड में। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, आपको बताना है सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा बना और वो है कहां पे? बताओ, हम बढ़ते हैं आगे। बताना है आपको कि 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन सा बन गया? तो आंसर होगा लक्षद्वीप। तो पहला प्रश्न तो यहां से यही बन जाएगा, 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण कब से शुरू हुआ? 3 जनवरी 2022 से। और लक्षद्वीप पहला यूनियन टेरिटरी बन गया है 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण करने वाला। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए 100% टीकाकरण करने वाला, यानी कि दोनों डोज लगाने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना था? तो आंसर होगा अंडमान निकोबार। पहला राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। पहला जिला बना था हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला। पहला गांव जम्मू कश्मीर का वेयान गांव बना था। और अगर पूछे टीबी मुक्त होने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना था? लक्षद्वीप बना था। अब बताइए, सुअर से हृदय प्रत्यारोपण हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए? डेविड बेनेट। डेविड बेनेट ये एक अमेरिकी व्यक्ति है जो अभी आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर से हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। ये डेविड बेनेट है। और डेविड से आपको याद आएगा डेविड डायोब का नाम, ये फ्रांस के लेखक है। अभी इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता था इन्होंने अपने नॉवेल एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। और डेविड से फिर याद आएगा आपको डैमन गलगुट का नाम, बुकर पुरस्कार जीता इन्होंने इनके नॉवल द प्रॉमिस के लिए। ये इंपॉर्टेंट नाम है, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, भारत का पहला हेली हब ये किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा गुरुग्राम में। तो हरियाणा के जो डेप्यूटी मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, अभी उन्होंने घोषणा की है कि गुरुग्राम को सभी विमानन सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हब मिलेगा। तो हेली हब ये भारत में अपनी तरह का पहला ऐसा होगा जिसमें हेलीकॉप्टरों के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं होंगी। और गुरुग्राम में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा किसका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और भारत का पहला ग्रेन एटीएम ये भी कहां पे स्थापित किया गया? गुरुग्राम में ही। अच्छा बताओ, भारत का पहला जेंडर पार्क कहां पे बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा केरल में। और भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क ये भी आपको मिलेगा केरल में। और भारत का पहला एथेनॉल प्लांट की स्थापना ये कहां पे की जाएगी? छत्तीसगढ़ में। देश का पहला चंदन संग्रहालय कहां पे बना? कर्नाटक में। देश का पहला टायर पार्क कहां पे बन रहा है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। देश का पहला सैंड ड्यून पार्क कहां पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा गोवा में। और पूर्वोत्तर भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट, अदरक प्रसंस्करण प्लांट ये स्थापित किया गया मेघालय में। और अगर पूछे पूर्वोत्तर भारत का पहला गाय अस्पताल कहां पे बना? असम में, असम के डिब्रूगढ़ में। तो ये आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है प्रश्न? कि अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? तो आंसर होगा माया एंजेलो। माया एंजेलो ये पहली अश्वेत महिला है जिनका फोटो अमेरिकी सिक्के पर लगाया गया है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में कि इनका फोटो किस पक्षी के साथ लगाया गया है, तो आंसर होगा बाज। और सिक्के की दूसरी साइड में अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन का फोटो है, यह भी ध्यान रखना। माया एंजेलो की बात करेंगे तो ये एक साहित्यकार थी और अब ये अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है। एक नाम और याद रखो, शेली राइड, ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है। तो इनका भी फोटो सिक्के के ऊपर लगाया गया है। अच्छा, कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, बताना आप। बताओ, पहले अश्वेत अमेरिकी विदेश मंत्री कौन थे जिनका भी निधन हो गया, इसलिए इनका नाम न्यूज में है? तो आंसर होगा कॉलिन पावेल।
और पूछे अमेरिका की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? कमला हैरिस है। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अश्वेत महिला कौन थी? तो इनका नाम है सराय खुमेलो, ये साउथ अफ्रीका की थी। अच्छा, ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता का अभी निधन हो गया था, उनका नाम क्या है? सिडनी पॉइटियर, ये यूएसए के ही थे, ध्यान रखना ये। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछ के जा रहा हूं, बताओ अभी किस टेनिस प्लेयर के सम्मान में स्विट्जरलैंड सरकार ने एक सिक्का लॉन्च किया था? उनका फोटो है उस सिक्के पे, उसका नाम बताना है, मतलब उनका नाम बताना है, उस टेनिस प्लेयर का नाम बताना है। हम बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा किस कछुए को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव घोषित किया गया? तो आंसर होगा जोनाथन को। जोनाथन नाम के इस कछुए की उम्र कितनी है पता है? 190 साल है और इस प्रकार ये पृथ्वी का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव बन गया है। कहां पे मिला ये? एक्चुअली में इसका जन्म तो हुआ था 1832 में हिंद महासागर में। वर्तमान में ये कहां पर है? सेंट हेलेना द्वीप पर है और ये द्वीप आपको मिलेगा अटलांटिक महासागर में। तो ये नाम आपको याद रखना है, जोनाथन। और कछुए से 2 प्रश्न मैंने आपको और याद करवाए थे डेली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में। अभी मैं आपसे पूछूंगा, आपको आंसर करना है। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? और कछुआ संरक्षण में किसने बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार जीता था? तो याद रखना, विश्व कछुआ दिवस तो हमने 23 मई को मनाया, और कछुआ संरक्षण में पूछा जाए बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार किसने जीता था? तो शैलेंद्र सिंह ने। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था भारत के सबसे पुराने भालू का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में निधन हो गया, उसका नाम क्या था? गुलाबो। उसके अलावा उड़ीसा में ही नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क, जहां देश की पहली इकलौती बनमानुष थी, उसका भी निधन हो गया, उसका नाम था बिन्नी। और बिन्नी से ही मैंने याद करवाया था बन्नी। भारत की पहली टेस्ट ट्यूब भैंस का नाम है बन्नी, और अभी उसने एक बछड़े को भी जन्म दिया था, कहां पे? गुजरात में। और एनिमल से रिलेटेड 3 डे आपको याद रखने हैं। विश्व पशु दिवस यानी कि वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को होता है, और विश्व कृषि पशु दिवस यानी कि वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल्स ये होता है 2 अक्टूबर को, जबकि विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस ये होता है 24 अप्रैल को। और भारत का पहला सरकार संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क कहां पे स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश में। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा बनेगा? तो आंसर होगा कुंभलांगी गांव। तो कुंभलांगी ये देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है। ये कहां पर है? ये केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित है, और ये एर्नाकुलम क्षेत्र में लागू की जा रही अवलकाई अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत 18 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं को मेंस्ट्रुअल कप बांटे जा रहे हैं। और आपको बता दूं, केरल की जो राज्यपाल है उन्होंने इस कुंभलंगी गांव को एक आदर्श गांव भी घोषित किया है। और देखो, गांव से आपको याद आएगा, पहला बालिका पंचायत ये शुरू हुई थी गुजरात के कुनरिया गांव में। अभी ODF प्लस गांव के मामले में टॉप पे कौन सा राज्य रहा था, मतलब जहां पे सबसे ज्यादा ODF प्लस गांव है? तो आंसर होगा तेलंगाना। और 100% टीकाकरण वाला यानी कि दोनों डोज लगाने वाला पहला गांव कौन सा बना? जम्मू कश्मीर का वयान गांव। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक सूचना दे दूं कि आप जो भी वीडियो देखते होंगे डेली करंट अफेयर्स वाला, वीकली वाला या मंथली वाला, आपको पता है उनकी क्विज और उनकी PDF आपको अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिल जाती है। लेकिन अब से आप टॉपिक वाइज क्विज भी वहां पे सॉल्व कर पाओगे। टॉपिक वाइज मतलब जैसे कि अपॉइंटमेंट्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, ऑबिचरी सेक्शन हो गया, जैसे कि निधन वाले प्रश्न बन गए, या भारत में जो भी या दुनिया में जो भी पहली बार हुआ, जो भी पहली बार महिलाएं चर्चा में रही, स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चंस हो गए। मतलब इस तरह से कैटेगराइज कर दिया हमने टॉपिक वाइज करके, और उन पे क्विज बना दिए। किसी भी एक टॉपिक को खोलोगे तो उसी से संबंधित आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो भी करंट अफेयर्स में रहे थे। उसके अलावा स्टेट वाइज भी हमने स्टार्ट किया है, लेकिन अभी उसमें इतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि 2022 से ही हमने स्टेट वाइज बनाना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन एक्यूमुलेट होते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे, आपको वहां पे मिलते जाएंगे। मतलब आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि महीना पूरा होगा उसके बाद आपको क्विज मिलेगी। जैसे कि 5 दिन हो गए, 5 दिन में जितने भी क्वेश्चन बने हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मान लीजिए अपॉइंटमेंट के 4 क्वेश्चन मिले तो 4 आपको मिल जाएंगे, अवार्ड्स के 6 क्वेश्चन मिल गए तो 6 आपको वहां मिल जाएंगे। तो अपनी आप क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अपडेट रखना, अपडेट नहीं किया तो अपडेट कर लेना ताकि कोई दिक्कत ना आए। और क्विज लगाते रहना, डेली बेसिस पे क्विज लगाते रहो, चेक करते रहो हर सेक्शन को। मुश्किल से 2 सेकंड लगते हैं किसी भी सेक्शन को ओपन करने में। देख लो कोई नया क्वेश्चन ऐड हुआ है तो उस बहाने जो पुराने वाले क्वेश्चन है वो भी आपके रिवाइज हो जाएंगे, रिकॉल हो जाएंगे। बहुत अच्छा तरीका है। मान लो आज एक अपॉइंटमेंट का या एक अवार्ड का कोई भी आपने एक सेक्शन खोल लिया, मान लो
अवार्ड वाला सेक्शन खोल लिया, उसमें एक नया क्वेश्चन ऐड हुआ है। अब उस नए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको पुराने वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, वो नुकसान नहीं है, वो रिवीजन हो रहा है आपका। आप सोच रहे हो आप तो उस एक ही क्वेश्चन को कर रहे हो, लेकिन आप उन पीछे वालों का रिवीजन भी कर रहे हो। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बस रेगुलरिटी अपनी बनाए रखना और क्विज सॉल्व करते रहना। जिस तरह से सुबह नहीं होता, मॉर्निंग में उठते ब्रश करना होता है, नहाना होता है, ये आपकी आदत में आ चुका है। चाहे आपका मन करे ना करे, अपने आप सुबह उठते हो, बाथरूम में पहुंच जाते हो, ब्रश हाथ में आ जाता है। तो बस ऐसी आदत डाल लो जब तक कि आप कोई एग्जाम क्रैक न कर लेते, कि डेली आपको क्विज सॉल्व करनी है तो करनी है। और प्लीज़ अगर मेहनत अच्छी लगती है, वीडियोस अच्छे लगते हैं, क्विज वगैरह अच्छी लगती है, कुछ भी इनमें से कुछ भी अच्छा लगता है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर करें। सपोर्ट से कोई पैसे नहीं मांग रहे हम, बस वीडियोस को शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि इतनी मेहनत लगती है तो कम से कम हमें भी देख के अच्छा लगे कि हाँ, कम से कम व्यूज़ तो आ रहे हैं, लोग जुड़ तो रहे हैं। और लाइक ज़रूर करना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट जिसका नाम है किस्सा खाकी का, इसको लॉन्च किया? तो आंसर होगा दिल्ली। तो दिल्ली पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट अभी लॉन्च किया। किस नाम से? किस्सा खाकी का। इसका उद्देश्य है अपराध, जांच, दिल और मानवता की अनसुनी कहानियों के माध्यम से जनता के साथ संपर्क स्थापित करना। और पॉडकास्ट का पहला एपिसोड है किस्सा खाकी का। इसे अभी 16 जनवरी को दिल्ली पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल पर प्रसारित किया गया था। और इस पॉडकास्ट को जानी मानी मीडिया शिक्षिका है वर्तिका नंदा, ये सुना रही है। अच्छा, दिल्ली पुलिस आयुक्त कौन है? राकेश अस्थाना है, जिन्होंने ही अभी दिसंबर 2021 में, आपको याद होगा, एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति को लॉन्च किया था। अच्छा बताओ, अभी IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 जारी हुआ था, उसमें टॉप पे किस राज्य की पुलिस थी? आंध्र प्रदेश। और अभी गृह मंत्रालय ने दिल्ली के सदर बाजार पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा भी दिया था। और अभी किस राज्य की सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन लॉन्च किया था? तो उड़ीसा सरकार ने। और चलो आप ही के लिए होगा ये प्रश्न कि असम पुलिस की पहली महिला महानिदेशक इंस्पेक्टर जनरल कौन बनी है? बताओ। हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज ये कहां पे प्रदर्शित किया गया? आंसर होगा जैसलमेर में। तो अभी 15 जनवरी को आपको पता है सेना दिवस मनाया। उसी मौके पर राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगे वाला जो स्थान है, वहां पर खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया। लोंगे वाला ये भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 की ऐतिहासिक लड़ाई का केंद्र चरण था। झंडे की बात करेंगे, ये कितना बड़ा है? तो लंबाई में ये 225 फीट लंबा है, चौड़ाई में ये 150 फीट चौड़ा है, वजन है इसका 1400 किलोग्राम। बनाया किसने? KVIC ने, खादी व ग्रामोद्योग आयोग ने, जिसके अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। अच्छा बताओ, अभी हमारे रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बन गए? उनका नाम इनके नाम से मिलता जुलता है, तो ये दोनों नाम आपको साथ में याद रहेंगे, ऐसे याद करोगे तो। अभी हम बढ़ते आगे। अब आपको बताना है UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन सी बन गई? तो आंसर होगा जियो। तो अभी NPCI और रिलायंस जियो ने ये घोषणा की है कि UPI ऑटो पे सर्विस को अब जियो के यूजर इस्तेमाल कर पाएंगे। मतलब इसमें होगा क्या? जैसा कि नाम से क्लियर है, जब आप UPI ऑटो पे को यूज करोगे तो आपके जैसे कि मोबाइल बिल हो गए, बिजली के बिल हो गए, अगर आपकी कोई EMI जाती है वो हो गई, या ऐसा कोई भी पेमेंट जो आपको बार बार एक पर्टिकुलर टाइम के बाद करना होता है। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं हम, हर महीने आपको मोबाइल को रिचार्ज करना होता है, तो अब आपको वो डेट याद रखने की जरूरत नहीं है कि कब आपका महीना पूरा होगा, क्योंकि इस फीचर में ये होगा जैसे ही महीना पूरा होगा, इस UPI ऑटो पे फीचर की मदद से आपका रिचार्ज अपने आप हो जाएगा। उसी तरह से कोई EMI जाती है तो वो भी अपने आप चली जाया करेगी। तो क्या कह रहा है, नाम क्या है? ऑटो पे, अपने आप पे हो जाएगा जब आप इस फीचर को यूज करोगे तो याद रखना कि UPI ऑटो पे की सुविधा देने वाला जियो पहला ऑपरेटर बन गया है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में मैंने आपको पीछे भी बताया। इसकी स्थापना कब होती है? 2008 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके MD CEO दिलीप असबे हैं। याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किस देश ने पहली बार यातायात के लिए अपना इन्फिनिटी ब्रिज खोल दिया? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। इन्फिनिटी ब्रिज क्यों कहा जा रहा है इसे? आप इसे इमेज में देखिए, इसका जो डिजाइन है ये गणित के इन्फिनिटी के जैसा है। इसमें 6 लेन हैं, पैदल चलने वालों के लिए भी है और साइकिल चलाने वालों के लिए भी है। इसकी लंबाई है 300 मीटर की, चौड़ाई में बात करोगे तो 22 मीटर चौड़ा है ये। तो ये जो पुल है ये डीश और बर दुबई के बीच बनाया गया है। अच्छा, 2-3 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, आपको ही उनके उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न,
उड़ीसा का सबसे लंबा पुल जिसका नाम है टी सेतु, क्योंकि ये टी आकार का है, ये महानदी पर बनाया गया है। कहां पर? उड़ीसा में। अच्छा आप बताओ उड़ीसा में किस जगह बनाया गया है इसे? तो ये तो मैं बताता हूं आपको, उड़ीसा के कटक में बनाया गया है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे लंबा रोड आर्च ब्रिज ये कहां पे बना है? मेघालय में। मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में, जिसका नाम दिया है वाहय ब्रिज। अब आपको बताना है भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना रहा है, कहां पे बना रहा है? इसकी ऊंचाई 141 मीटर और ये लंबा है 703 मीटर लंबा। बताओ कहां पे बना रहा है? हम बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताना है जम्मू कश्मीर के अभी किस गांव को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया? तो आंसर होगा जेरी। तो अभी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रियासी जिले में जो जेरी गांव है उसको केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया है। और इसने जेरी के लिए एकीकृत डेयरी विकास योजना के तहत 57 यानी कि 57 और डेयरी फार्मों को मंजूरी दे दी है। तो इस योजना के तहत 5 पशुओं की डेयरी इकाइयों को 50% सब्सिडी दी जाएगी। और इस दूध गांव में 370 गायों के साथ 73 यानी कि 73 व्यक्तिगत डेयरी इकाइयां हैं, यानी कि यूनिट्स हैं। और गांव से रिलेट करके मैंने आपको 3-4 आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न याद करवाए थे। अभी जम्मू कश्मीर सरकार ने ही अभी अक्टूबर 2021 की बात है, उधमपुर जिले के पंचारी में अपनी पहली पर्यटक गांव परियोजना को शुरू किया था। उसके अलावा अभी पहला बालिका पंचायत ये कहां पे शुरू हुआ था? गुजरात के कुनरिया गांव में। अभी सबसे ज्यादा ODF प्लस गांव के मामले में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तेलंगाना, यानी कि तेलंगाना में सबसे ज्यादा ODF प्लस गांव आपको मिलेंगे। अभी 100% टीकाकरण यानी कि दोनों डोज लगाने वाला देश का पहला गांव कौन सा बना था? जम्मू कश्मीर का वेयान गांव। और सबसे इंपॉर्टेंट, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा बन गया है? ये केरल का है, नाम है कुंभलांगी गांव। याद रखना ये। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस देखिए, अगर सेशन अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज इसे सपोर्ट जरूर कीजिए। बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम देना पड़ता है, पूरी एनर्जी लग जाती है इसको बनाने में, लेकिन फिर भी इन वीडियोस को रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। यही कारण था कि लास्ट टाइम हम थक गए थे, हार गए थे, इसलिए बीच में हमें स्टॉप करना पड़ा। लेकिन आप सभी के रिक्वेस्ट के कारण नए साल से फिर से एक उम्मीद जगी, इसको स्टार्ट किया। तो प्लीज सपोर्ट जरूर दिखाइए अपना। घंटों घंटों में आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, एक छोटी सी मेहनत आप भी कर दीजिए इसे शेयर करने में। 2-4 बटन आपको दबाने हैं आपके मोबाइल में, बस इतना सा आप कर दीजिए। इतना सा मैं आप लोगों से मांग रहा हूँ। साथ में आपकी प्रैक्टिस के लिए इसकी क्विज मैं आप लोगों को तैयार करके दे रहा हूँ, इसकी PDF मैं आप लोगों को तैयार करके दे रहा हूँ। आप उसकी चिंता न करें, बस वीडियो को सपोर्ट जरूर करें, शेयर कर देना और लाइक करना मत भूलना। चलिए बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का निर्माण किया गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में। तो अब दूसरा प्रश्न यहां से बन जाएगा कि ये स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी ये किसकी प्रतिमा है? तो आंसर होगा संत रामानुजाचार्य की। इसकी ऊंचाई कितनी है? 216 फुट ऊंची प्रतिमा है ये। रामानुजाचार्य की बात करेंगे तो 11वीं सदी के संत और क्रांतिकारी समाज सुधारक थे ये, और इसे समानता की मूर्ति यानी कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहा जाएगा। और याद रखना ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है बैठे हुए मुद्रा में। तो फिर आपके माइंड में आएगा पहली कौन सी है? तो थाईलैंड की जो बुद्ध की मूर्ति है वो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, बैठी हुई मुद्रा में बात कर रहे हैं। ये जो मूर्ति है ये पंच लोहों से बनी है, यानी कि 5 धातुओं को मिला करके। कौन कौन से मेटल हैं? सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता। और इसको बनाने में जो खर्च आया है वो 1000 करोड़ रुपए आया है। और इसे सरकार ने नहीं दिया, विश्व भर में जो भक्त जन है उन्होंने जो दान दिया है उसी को इकट्ठा करके ये मूर्ति बनाई गई है। अब देखो यहाँ पे 3 तरह के स्टैच्यू मैं आपको बताऊंगा। ये तो हमने पढ़ लिया स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। एक होता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो आपको मिलेगी गुजरात के केवड़िया में, नर्मदा नदी के किनारे। किस द्वीप पर? साधुबेट द्वीप पर। और ये दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू है। इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैच्यू है और इसके वास्तुकार का नाम भी एग्जाम में पूछा गया है, राम वी सुतार है। उसके अलावा स्टैच्यू ऑफ पीस ये राजस्थान के पाली जिले में है। आचार्य विजय वल्लभ जी की ये 151 इंच की अष्ट धातु से बनी मूर्ति है। अष्ट धातु मतलब 8 धातुओं से। और ये जमीन से कितनी ऊंची है? 27 फीट ऊंची है। तो ये तीनों मैंने आपको एक साथ रिवाइज करा दिया इसी क्वेश्चन में, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी को खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत अपना पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला है? टर्फ मतलब हो गया मैदान। तो आंसर होगा लद्दाख। तो याद रखना अभी लद्दाख को खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत फुटबॉल स्टेडियम के लिए अपना पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला है।
तो 10.68 करोड़ रुपए की लागत से ठंडे रेगिस्तान के स्पितुक क्षेत्र में 130 नहरों पर यह ट्रैक और फुटबॉल टर्फ का निर्माण किया गया। खेलो इंडिया से 2-3 पॉइंट याद रख लेना। एक तो ये कि 2022 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण होगा कहाँ पे, भोपाल मध्य प्रदेश में, और जो इसका चौथा संस्करण है वो भी 2022 में होने वाला है, क्योंकि 2021 नवंबर में होने वाला था, फिर पोस्टपोन कर दिया इसे। कहाँ पे होगा? पंचकुला हरियाणा में। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण होना है कर्नाटक में। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो दूसरा संस्करण हुआ था 2021 में, ये हुआ था जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, जिसमें टॉप पे रहा था जम्मू कश्मीर। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अब आपको बताना है पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है। तो आंसर होगा सारा गिल। तो अभी सारा गिल, इन्होंने पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर के इतिहास रच दिया है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी थी, तो आंसर होगा श्रुति सितारा। भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज का नाम क्या है? जोइता मुंडल है, पश्चिम बंगाल से। अच्छा बताओ, ट्रांसजेंडर महिला को संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधिमंडल में शामिल करने वाला पहला देश कौन सा बना था? पाकिस्तान ही बना था, और उन ट्रांसजेंडर महिला का नाम था आयशा मुगल। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहां पे खुला, तो आंसर होगा तेलंगाना में। और भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह स्थापित किया, कहां पे? वडोदरा, गुजरात में। उसके अलावा याद रखना, ट्रांसजेंडर समुदाय को सभी सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना था। कौन सा? कर्नाटक। बताओ, देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहां पे बनाई गई है? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। ट्रांसजेंडरों के लिए एक डे भी होता है, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी, 31 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, अभी ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट कौन बने थे? अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात है। तो उनका नाम है लॉरेल हबर्ड, और उनका संबंध है वेटलिफ्टिंग से। अब एक प्रश्न आपके लिए, अभी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज कौन बनी है? बताओ, हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी ये कहां पे स्थापित की गई? तो आंसर होगा लखनऊ में। तो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी ये लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है, और इसमें सभी उन्नत उपकरण और सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो ये जो सेटअप है, ये पेरिस फ्रांस में जो 2024 में पैरालंपिक होगा उसमें भारत को पदक दिलाने में मदद करेगा। अच्छा, लखनऊ से आपको याद आएगा 2022 के आईपीएल में 2 नई टीमें शामिल की गई हैं, उसमें से एक लखनऊ टीम है और एक अहमदाबाद टीम है। टोटल 10 टीमें हो गई। अच्छा, आप एक प्रश्न का जवाब दो, अभी दुनिया की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर कौन बनी है? तो आंसर होगा तस्नीम मीर, जो कि गुजरात से है। बाकी वाराणसी से आपको याद रखना है, सार्वजनिक परिवहन के रूप में रोपवे सेवा को शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बना था वाराणसी। और वाराणसी में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र यानी कि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया था, जिसकी आपको याद होगा जो छत है शिवलिंग के आकार की थी। और अगर पूछा जाए भारत का पहला हेली हब कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। पहला ग्रेन एटीएम भी गुरुग्राम में ही खुला है। और भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय म्यूजियम कहां पे खुला है? हैदराबाद में। ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। अब आपको बताना है कौन सा देश अभी विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया। निर्यातक यानी कि एक्सपोर्टर। तो आंसर होगा भारत। अच्छा, खीरे से एक प्रश्न आपको याद आएगा, अभी किस राज्य के मीठे खीरे को जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा नागालैंड। और इसी तरह से आपको याद रखना है कि ब्राजील को पीछे छोड़ करके भारत अरब देशों को खाद्यान्न निर्यात करने के मामले में नंबर 1 देश भी बन गया है। और ब्रिटेन के एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार विभाग की एक रिपोर्ट आई थी पिछले साल 2021 में, जिसके अनुसार भारत 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन सकता है। आयातक यानी कि इंपोर्टर। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, मेटा ने दुनिया के सबसे तेज कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सुपर कंप्यूटरों में से कौन सा पेश किया? तो आंसर होगा एआई रिसर्च सुपर क्लस्टर। तो मार्क जकरबर्ग की घोषणा के अनुसार फेसबुक की मूल कंपनी जो है मेटा, तो ये वर्चुअल मेटावर्स बनाने की योजना के तहत दुनिया का सबसे तेज कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर बना रही है, जिसे कहा जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सुपर क्लस्टर। अच्छा, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है जापान का, उसका नाम है फुगाकू। और वैसे अभी ईरान ने भी अपना सुपर कंप्यूटर बनाया था, उसका नाम है सिमॉर्ग। और वैसे कंप्यूटर डे कब मनाते हैं? कंप्यूटर लिटरेसी डे, साक्षरता दिवस, ये 2
अगला प्रश्न है, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है? तो आंसर होगा जारा रदरफोर्ड। तो बेल्जियम ब्रिटिश 19 वर्षीय जारा रदरफोर्ड ये दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। उन्होंने ये उपलब्धि हासिल करने के लिए 5 महाद्वीपों के 31 देशों की यात्रा की। तो याद रखना, ये जो जारा रदरफोर्ड है ये माइक्रोलाइट प्लेन में दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला बन गई है। बाकी हरप्रीत चंडी का नाम सुना होगा आपने, कप्तान हरप्रीत चंडी। ये एक भारतीय मूल की ब्रिटिश सिख सेना अधिकारी हैं जिन्हें पॉलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है, जो अभी दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई थी। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरने वाली पहली महिला पायलट दल का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर याद रखना इसका जोया अग्रवाल है। बाकी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अमेरिकी नौसेना के इतिहास में परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी थी? तो आंसर होगा एमी बॉर्नश्मिट। और आश्रिता वी ओलेटी भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी थी ये। अच्छा, कुछ और प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, बताओ राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी थी? तो आंसर हो जाएगा शिवांगी सिंह। अभी जम्मू कश्मीर से इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी थी? माविया सुदन। और अभी मुंबई की एक 23 साल की पायलट कप्तान थी आरोही पंडित, इनका नाम भी न्यूज में था क्योंकि ये लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी। आरोही पंडित इनका नाम है। और जब भी बात पहली महिला की आती है, 2-3 प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का नाम बताइए, भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंट्रेटर का नाम बताइए, और भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का नाम बताइए। ये तीनों नाम अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके न्यूज में थे क्योंकि अभी इनका निधन हो गया। हम बढ़ते आगे। अब आपको बताना है किस देश ने 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता की? तो आंसर होगा चाइना ने। तो 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक को होस्ट किया किसने? चाइना ने। 18 से 19 जनवरी तक ये चली। तो देखो, इस प्रश्न में याद रखने वाली बात क्या है कि 2022 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो आंसर होगा चाइना। मतलब इस साल ब्रिक्स की जितनी भी मीटिंग होगी आपकी वो सब चाइना में होने वाली है। और शेरपा का मतलब मैंने आपको समझाया था, जैसे कि इस मीटिंग में हर देश की तरफ से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, जैसे भारत की तरफ से भी कोई प्रतिनिधि जाएगा तो उसे ही कहा जाएगा शेरपा। तो 2022 में ब्रिक्स को होस्ट कर रहा है चाइना। पिछले साल 2021 में किसने किया था? भारत ने किया था। और अगले साल 2023 में कौन करेगा? साउथ अफ्रीका करेगा। इसको याद रखना बड़ा आसान है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। देखो, ब्रिक्स BRICS ब्रिक्स, हमने कहा 2021 में इंडिया ने इसका आयोजन किया था। कौन सी बैठक थी? 13वें नंबर की बैठक थी। इस साल 2022 में इसकी अध्यक्षता चाइना के पास है। कौन से नंबर की है? 14वें नंबर की है। अगले साल 15वें नंबर की जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता साउथ अफ्रीका करेगा 2023 में। तो ऐसे चलती है, साइकिल चलेगी। फिर ब्राजील करेगा, फिर उसके अगले साल रशिया करेगा, फिर उसके अगले साल इंडिया करेगा, ऐसे चलता रहता है। और ब्रिक्स देशों में सबसे नया मेंबर आपका यही है, साउथ अफ्रीका। 2010 में ये जुड़ा था। और ब्रिक्स बैंक की अगर बात करते हैं, जिसको आप न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हो, इससे भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है कि 2021 में कितने नए मेंबर इसमें जुड़े थे, या यूं पूछ लेगा कि सबसे नया मेंबर कौन सा जुड़ा। तो सबसे नया मेंबर यानी कि 9th नंबर का इसमें मेंबर बना था मिस्र यानी कि इजिप्ट। और वैसे तो टोटल 4 मेंबर बने थे पूरे 2021 में। कौन कौन से? यूनाइटेड अरब अमीरात, उरुग्वे, बांग्लादेश और सबसे लास्ट में बना था मिस्र। 9th नंबर का मेंबर बना था। और 9th नंबर के मेंबर से आपको याद आना चाहिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी 9th नंबर का मेंबर बना था कौन? ईरान। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे, आपको बताना है भारत की पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट का नाम क्या है, जो गणतंत्र दिवस परेड 2022 में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा थी। तो आंसर होगा शिवांगी सिंह। तो भारत की पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट थी शिवांगी सिंह। और अभी ये गणतंत्र दिवस परेड 2022 में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा थी। और इस तरह से वे इंडियन एयरफोर्स की झांकी का हिस्सा बनने वाली केवल दूसरी महिला फाइटर जेट पायलट है। मैंने दूसरी क्यों बोला? क्योंकि पिछले साल यानी कि 2021 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत इंडियन एयरफोर्स की झांकी का हिस्सा बनने वाली पहली महिला फाइटर जेट पायलट बनी थी। और इंडियन एयरफोर्स की झांकी की थीम क्या रही? भारतीय वायुसेना भविष्य के लिए बदल रही है। बाकी माविया सुदन जम्मू कश्मीर से इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट बनी। आश्रिता वी ओलेटी भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी थी। अच्छा, राफेल की बात है तो राफेल हमने कहां से लिए? फ्रांस से।
इसे किस कंपनी ने बनाया? फ्रांस की डासोल्ट कंपनी ने। और इसे भारत में कहां से शामिल किया गया? अंबाला, हरियाणा से। और किस टुकड़ी में शामिल किया गया पूछेंगे तो गोल्डन स्क्वाड्रन नंबर 17 में। वैसे हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। और एयरफोर्स डे मनाते हैं 8 अक्टूबर को। ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी AVGC इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स। तो AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो आप सभी ने वो हाईटेक मूवीज देखी होंगी हॉलीवुड की, साइंस फिक्शन जो मूवीज होती है उसमें जो विजुअल इफेक्ट्स होते हैं वो जो एकदम असली जैसे लगते हैं वो इसी पे आधारित होते हैं। तो आपको याद रखना है, अभी कर्नाटक इस तरह का AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है और ये एशिया का सबसे बड़ा केंद्र भी है। अच्छा, अगर आपसे पूछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आविष्कार के लिए पेटेंट देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका। और बताओ, देश का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम ये कहां पे बना? तो आंसर होगा बंगलुरु में। और बताओ, दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा कहां पे लगाया गया? असम में। ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अब बताइए, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा केरल में। अच्छा, ग्राफीन क्या है? तो ग्रेफाइट की एक परत है ग्राफीन। ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है और इसकी विशेषता क्या है? ये पूरे विश्व का सबसे पतला पदार्थ है, मतलब इसकी मोटाई नहीं है, एक एटम, एक अणु की जितनी इसकी मोटाई होती है, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत मजबूत होता है। अगर इसकी मजबूती को आप ऐसे उदाहरण से समझना चाहते हो तो आप ऐसे समझो, प्लास्टिक की पन्नी जितनी मोटी ग्राफीन की झिल्ली ले लो और उसके ऊपर कार रख दो, आपकी मोटर कार, मतलब 1500 किलो तक का वजन झेल सकती है, ये इतनी मजबूत है। अच्छा, केरल से आप मुझे बताइए, क्लासिकल डांस, केरल के क्लासिकल डांस कौन कौन से हैं? ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न होगा। और याद रखना, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहां पे स्थापित किया जाएगा? केरल में। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया गया, तो फिर आंसर हो जाएगा जयपुर में। 2021 की ये बात है। नवाचार मतलब इनोवेशन को बढ़ाने के लिए ये उद्घाटन किया था जयपुर में। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किसने पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो कब? अभी 27 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभासी रूप से यानी कि वर्चुअली पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो नेताओं के स्तर पर भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच यह अपनी तरह का पहला अनुबंध है, इसलिए क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं क्योंकि ये पहली बार है। और जब कोई भी चीज पहली बार होती है तो वो इंपॉर्टेंट तो होती है। और मध्य एशियाई देशों से मैंने आपको बताया था, इस बार हमारे गणतंत्र दिवस के मौके पर ये अतिथि होंगे, चीफ गेस्ट होंगे, लेकिन कोविड-19 के कारण ये नहीं आए, पिछले बार की तरह नहीं आए। पिछले बार भी कोविड-19 के कारण कोई नहीं आया था, इस बार भी नहीं आए। और अभी आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 17 जनवरी 2022 की बात है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस एजेंडा वर्चुअल इवेंट को भी संबोधित किया था। और पिछले साल अगस्त के महीने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक खुली बहस की अध्यक्षता करने वाले ये पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस राज्य में पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा केरल में। तो अभी केरल ने भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया है। तो इस बर्ड एटलस में 2015 से लेकर 2020 तक के आंकड़े होंगे और इसमें बताया गया कि इसमें पक्षियों की 361 प्रजातियां हैं। अच्छा, आप तो ये बताओ, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। अच्छा बताओ, तमिलनाडु का अभी 16वां बर्ड सेंचुरी कौन सा बना था? काजू वैली वेटलैंड। और आपसे पूछे अगर 2021 का बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? अलेजांद्रो प्रीतो को। और देखो, बर्ड से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डे भी होता है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ये साल में 2 बार मनाया जाता है, एक तो मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो 2021 में 8 मई को और 9 अक्टूबर को मनाया था, जिसकी थीम क्या थी? सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। अच्छा, पूछा जाए नलबाना पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? ये आपको चिल्का लेक में मिलेगा और ये लेक आपको मिलेगी उड़ीसा में। अच्छा, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सलीम अली को। और इनकी कर्म स्थली है केवलादेव नेशनल पार्क, जो आपको मिलेगा भरतपुर राजस्थान में। वैसे इनके नाम से 2 पॉइंट और याद रख लो, सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में है,
सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। अच्छा यूं बताओ आप तो, रेड डेटा बुक को कौन जारी करता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब आपके लिए एक प्रश्न हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है बताओ। हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां पे खोला गया? तो आंसर होगा गुड़गांव में। तो अभी 4 व्हीलर्स के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट्स की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया है। इससे पहले सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये नवी मुंबई में था, जहां पे 16 AC और 14 DC चार्जिंग पोर्ट्स थे। तो ये जो नया इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है, इसे टेक पायलटिंग कंपनी इलेक्ट्रीफाई प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। अच्छा अगर आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां पे खोला गया था, तो हिमाचल प्रदेश के काजा में। और वैसे वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को। और अभी टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्ट्रेशन के मामले में कौन सा राज्य टॉप पे था? तो उत्तर प्रदेश। और भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना है? फेम योजना। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। बताइए किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े केनाल लॉक का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा नीदरलैंड ने। तो अभी दुनिया के सबसे बड़े केनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह के एक छोटे से बंदरगाह शहर इजमुइडेन में किया गया। तो समुद्र के ताले का उद्घाटन डच राजा विलेन अलेक्जेंडर ने किया। ये 500 मीटर तो लंबा है और 70 मीटर चौड़ा है। तो इजमुइडेन लॉक को बड़े आधुनिक मालवाहक जहाजों को एम्स्टर्डम के बंदरगाह तक पहुंचने की अनुमति देने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। अच्छा अगर आपसे पूछा जाता कि अभी दुनिया की पहली शिप टनल ये कहां पे बनाई जाएगी, तो आंसर होगा नॉर्वे में। अच्छा बताओ, अभी दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील कहां पे खुला? तो आंसर होगा एम्स्टर्डम में। अभी नासा ने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पे बना? गुजरात के अहमदाबाद में, जिसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर है। पहले इसे मोटेरा स्टेडियम कहा जाता था। और अंटार्कटिका से सबसे बड़ा हिमखंड टूटा, उसका नाम क्या था? A76। और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहां पे शुरू हुआ? आइसलैंड में। उसका नाम क्या है प्लांट का? आर्का। और भारत में इस तरह का प्लांट शुरू किया था टाटा स्टील ने। बाकी नीदरलैंड की कैपिटल तो एम्स्टर्डम है, करेंसी यूरो है, प्रधानमंत्री है मार्क रुट। यहीं पे आपको अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर भी मिलेगा, हेग नीदरलैंड में। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं, एवरगिवेन जहाज ये किस नहर में फंसने के कारण चर्चा में था? तो आप जानते हो, स्वेज नहर। और स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? भूमध्य सागर को और लाल सागर को। और बताओ अगर आपसे पूछा जाए पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ता है? पनामा नहर ये साउथ अमेरिका में है, ये अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। और सू नहर ये किन 2 झीलों को जोड़ती है? ये भी इंपॉर्टेंट है, सुपीरियर और ह्यूरॉन झील को। सुपीरियर आप जानते ही हो, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो इतना आप ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी मिजोरम का पहला ODF प्लस गांव कौन सा बना? तो आंसर होगा दक्षिण मोबुआंग। तो मिजोरम में आइजोल जिले का ये दक्षिण मोबुआंग गांव, अभी इसे ODF प्लस गांव घोषित किया गया, यानी कि खुले में शौच मुक्त गांव। और याद रखना 2021 में पिछले साल इस गांव को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जिसमें 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि इसने जीती थी। और इसी तरह से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा ODF प्लस गांव के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है, जहां पे सबसे ज्यादा ODF प्लस गांव आपको मिलेंगे? तो आंसर होगा तेलंगाना। और अगर आपसे पूछे भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा बना, तो आंसर होगा कुंभलांगी गांव, जो कि है केरल का। बताओ अभी जम्मू कश्मीर के किस गांव को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया? तो आंसर होगा जेरी गांव। और जम्मू कश्मीर का ही है वेयान गांव, 100% यानी कि दोनों डोज लगाने वाला पहला गांव बना था ये। अच्छा, अभी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने तेलंगाना के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में चुना? पोचमपल्ली को। तो ये आप ध्यान रखना, पढ़ते हैं आगे।